फिल्म की शुरुआत उस समय से होती है जब स्पाइक को फिंगर्स नाम के एक गिरोह ने पकड़ लिया होता है। यह गिरोह एक शैतानी पंथ जैसा है जिसका नेता है सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल। गिरोह के सभी सदस्य अजीब सी सुनहरी विग पहनते हैं और खुद को जिमी कहलवाते हैं। इस गैंग में कई लड़के और लड़कियां शामिल हैं और सभी के नाम जिमी हैं। फिंगर्स स्पाइक को अपने गिरोह में शामिल करने के लिए एक खतरनाक रस्म करवाते हैं। उसे कहा जाता है कि अगर वह फिंगर बनना चाहता है तो उसे किसी एक जिमी से लड़कर उसे मारना होगा। आखिरकार उसे जिमी शाइट से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़ाई शुरू होती है। शाइट उसे चिढ़ाता है, उसे धक्का देता है और बुरी तरह मारता है। स्पाइक बार बार गिरता है लेकिन हार नहीं मानता। अचानक स्पाइक एक चाल चलता है। वह शाइट की पैंट नीचे गिरा देता है और उसकी जांघ में चाकू घोंप देता है। शाइट चाकू निकाल देता है लेकिन चाकू एक बड़ी नस में लगा होता है। चाकू निकलते ही तेजी से खून बहने लगता है। शाइट घबरा जाता है। कुछ ही पलों में खून ज्यादा बह जाने से उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सर जिमी खुश हो जाता है। वह स्पाइक को नया जिमी घोषित कर देता है। इस तरह स्पाइक अब उस खतरनाक गिरोह का हिस्सा बन जाता है। शहर के बाहरी इलाके में सैमसन नाम का एक खतरनाक इंसान अपने शिकार को खा रहा होता है। वह अभी अभी किसी को मारकर उसका मांस खा रहा है। उधर डॉक्टर इयान केल्सन उस संक्रमित गर्भवती महिला की लाश उठाता है जिसने पहले बेबी इसला को जन्म दिया था। वह उस महिला के शरीर के अवशेष अपने बोन टेम्पल में जोड़ देता है। यह जगह हड्डियों से बनी एक डरावनी संरचना है जिसे उसने खुद तैयार किया है। केल्सन लगातार सैमसन को काबू में रखने की कोशिश करता है। वह उसे हिंसक होने से रोकने के लिए बार बार मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है ताकि वह शांत रहे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि सैमसन खुद ही जानबूझकर केल्सन के पास आता है। शायद वह भी मॉर्फिन के असर से मिलने वाली शांति चाहता है। दवा के असर से सैमसन शांत और लगभग सामान्य सा हो जाता है। उसका व्यवहार कुछ समय के लिए नरम पड़ जाता है। एक रात केल्सन सैमसन के साथ बैठता है। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। पीछे हल्का संगीत बज रहा होता है, ड्यूरन ड्यूरन का गाना। उस खामोश रात में हिंसा से भरी दुनिया के बीच कुछ पलों के लिए अजीब सी शांति छा जाती है। 3 बचे हुए लोग, टॉम, उसकी गर्भवती साथी कैथी और उनका दोस्त जॉननो जंगल के रास्ते चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। वे कोशिश कर रहे होते हैं कि संक्रमित लोगों की नजर उन पर न पड़े। चारों तरफ डर और सन्नाटा छाया हुआ है लेकिन अचानक कुछ संक्रमित उन्हें देख लेते हैं। स्थिति बिगड़ जाती है। तीनों जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते जॉनो पीछे रह जाता है। कुछ संक्रमित उसे घेर लेते हैं। वह हिम्मत नहीं हारता। अपने हथियार से वह उन पर हमला करता है और कई को घायल कर देता है। लेकिन लड़ाई के दौरान संक्रमितों का खून उसके शरीर पर लग जाता है। वही खून उसे भी संक्रमित कर देता है। कुछ ही पलों में जॉनो के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। वह खुद भी संक्रमित बनने लगता है। टॉम और कैथी यह देखकर समझ जाते हैं कि अब उसे बचाना संभव नहीं है। दिल पर पत्थर रखकर वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। दोनों भारी मन से अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब उनके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। जब टॉम और कैथी अपने फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका घर अब सुरक्षित नहीं रहा। फिंगर्स गैंग ने घर पर कब्जा कर लिया है। वहीं उनके साथ रहने वाले जॉर्ज, मैथ्यू और जेन भी अंदर मौजूद होते हैं। घर के बीचों बीच सर जिमी बैठा होता है। उसका व्यवहार अजीब और खतरनाक है। वह जिमीमा को टेलीटबीज की तरह नाचने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वह इस बच्चों के कार्यक्रम का दीवाना है। उसकी यह सनक माहौल को और डरावना बना देती है। कुछ देर बाद सर जिमी साफ कर देता है कि उसका इरादा उन सबको मारने का है। अचानक मैथ्यू हिम्मत दिखाता है। वह उबलता हुआ पानी फिंगर्स पर फेंक देता है। गर्म पानी गिरते ही अफरा तफरी मच जाती है। गैंग के लोग चीखने लगते हैं। इस हंगामे का फायदा उठाकर कैथी किसी तरह वहां से भाग निकलती है लेकिन टॉम, जॉर्ज, मैथ्यू और जेन को फिंगर्स पकड़ लेते हैं। अब घर पूरी तरह उनके कब्जे में है और बाकी लोग उनकी दया पर हैं। केल्सन पिछले कुछ समय से सैमसन के साथ अजीब सी शांति भरे पल बिता रहा होता है। वह उसे मॉर्फिन देता है जिससे सैमसन शांत हो जाता है। दवा के असर में दोनों कभी कभी नाचते हैं और केल्सन खुद भी नशे में डूबा रहता है। लेकिन केल्सन को एक सच्चाई पता है। उसके पास मॉर्फिन की मात्रा बहुत कम बची है। वह जानता है कि जब दवा खत्म हो जाएगी तो सैमसन फिर से बेहद हिंसक और बेकाबू हो जाएगा और उस हालत में उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। रात होने लगती है। आसमान में अंधेरा छा जाता है। केल्सन एक कठिन फैसला लेता है। वह तय करता है कि दवा खत्म होने से पहले ही वह सैमसन को दया मृत्यु यूथेनाइज दे देगा ताकि उसे और किसी को नुकसान ना हो। वह तैयारी करता है। माहौल भारी और उदास हो जाता है। तभी अचानक सैमसन आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखें चांद पर टिक जाती हैं और फिर वह धीरे से एक शब्द बोलता है, मून। यह सुनकर केल्सन चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि सैमसन के अंदर अब भी इंसानियत की एक चिंगारी बाकी है। फिंगर्स गैंग टॉम, जॉर्ज, जेन और मैथ्यू को पकड़कर हॉल में बांध देती है। सर जिमी अपने शैतानी विश्वासों में पूरी तरह डूबा हुआ है। वह शैतान को ओल्ड निक कहकर पुकारता है। वह घोषणा करता है कि ये सभी लोग बलि के लिए चुने गए हैं। इसके बाद फिंगर्स उनके साथ बेहद क्रूर व्यवहार शुरू कर देते हैं। उन्हें जिंदा ही काटने और उनके शरीर को चीरने लगते हैं ताकि उन्हें शैतान को चढ़ाया जा सके। यह भयानक दृश्य देखकर स्पाइक सहन नहीं कर पाता। वह बाहर भागता है और उल्टी करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वह किस तरह के पागल और निर्दयी लोगों के बीच फंस चुका है। इसी बीच जिमी इंक, जो सर जिमी के तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं है, स्पाइक की हालत देखकर उसके पास आती है। वह उससे सहानुभूति जताती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। दोनों बाहर खड़े होते हैं। तभी दूर से जिमी इंक की नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। आग की लपटों के पास केल्सन सैमसन के साथ नाच रहा होता है।
यह दृश्य उतना ही अजीब और रहस्यमय है जितनी यह पूरी दुनिया बन चुकी है। सर जिमी टॉम को एक मौका देता है। वह कहता है कि अगर टॉम फिंगर्स में से किसी एक से लड़कर उसे मार दे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। टॉम सोचता है कि जिमीमा सबसे आसान होगी, इसलिए वह उसी को चुनता है, लेकिन उसकी सोच गलत साबित होती है। जिमीमा बेहद तेज और खतरनाक होती है। लड़ाई शुरू होते ही वह टॉम को बुरी तरह घायल कर देती है। टॉम लहूलुहान हो जाता है। जिमीमा उसे खत्म करने ही वाली होती है। तभी अचानक कैथी, जो किसी तरह फिर से खलिहान में वापस आ गई थी, पीछे से वार करती है। वह लोहे का हुक उठाकर जिमीमा के सिर में घोंप देती है। जिमीमा वहीं मर जाती है। सर जिमी गुस्से से चिल्लाता है और बाकी फिंगर्स को कैथी के पीछे जाने का आदेश देता है। इसी बीच टॉम आखिरी हिम्मत जुटाता है। वह पास रखा प्रोपेन गैस का सिलेंडर उठाता है। वह एक जिमी को आग के हवाले कर देता है। आग तेजी से फैलने लगती है, लेकिन तभी एक तीर आकर टॉम के सीने में लग जाता है। खलिहान में आग भड़क उठती है। अंदर बंधे बाकी लोग भी उसी आग में जल जाते हैं। फिंगर्स किसी तरह बाहर निकल आते हैं। सर जिमी स्पाइक को आदेश देता है कि वह कैथी का पीछा करे। स्पाइक उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने की बजाय वह उससे विनती करता है कि उसे अपने साथ ले जाए। कैथी एक पल के लिए रुकती है। लगता है जैसे वह मान जाएगी, लेकिन अचानक वह स्पाइक के पेट में जोर से मुक्का मारती है और वहां से भाग निकलती है। वह बाहर निकलकर गेट बंद कर देती है। स्पाइक वापस जाकर सर जिमी से झूठ बोलता है। वह कहता है कि उसने कैथी को मार दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि कैथी बच निकली है और इस बात से वह बेहद गुस्से में है। जिमी इंक सर जिमी को बताती है कि उसने ओल्ड निक को देखा है। यह सुनकर सर जिमी उत्साहित हो जाता है। वह इसे कोई संकेत समझता है। इंक उन्हें उस जगह ले जाती है जिसे बोन टेम्पल कहा जाता है। स्पाइक उस जगह को पहचान लेता है। वहां चारों तरफ हजारों खोपड़ियां और हड्डियां सजी हुई हैं। पूरा माहौल डरावना और रहस्यमय है। बीच में डॉ केल्सन खड़ा होता है। उसकी त्वचा पर लाल रंग का दाग जैसा पदार्थ लगा होता है। यह सब देखकर सर जिमी को यकीन हो जाता है कि केल्सन ही शैतान का अवतार है। उसे लगता है कि वही ओल्ड निक है। सर जिमी उसके पास जाता है। वह केल्सन से कहता है कि वह उसका साथ दे। वह चाहता है कि केल्सन बाकी फिंगर्स को यकीन दिलाए कि वही असली शैतान है, और अगर केल्सन ऐसा नहीं करता तो सर जिमी उसे अंजाम भुगतने की धमकी देता है। अब केल्सन एक खतरनाक स्थिति में फंस चुका है। उसे तय करना है कि वह इस पागलपन का हिस्सा बने या उसके खिलाफ खड़ा हो। स्पाइक मौका देखकर फिंगर्स से चुपचाप दूर जाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि अब यह गैंग उसके लिए भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन तभी जिमी फॉक्स उसे पकड़ लेता है। फॉक्स के मन में गुस्सा भरा हुआ है। वह शाइट की मौत का बदला लेना चाहता है, क्योंकि स्पाइक ने ही उसे मारा था। वह स्पाइक को घेर लेता है और उसे मारने की तैयारी करता है। तभी अचानक जिमी इंक वहां पहुंच जाती है। स्थिति बिगड़ने से पहले ही इंक फॉक्स पर हमला कर देती है। वह उसे मार डालती है और स्पाइक की जान बचा लेती है। इसके बाद इंक बाकी फिंगर्स के पास जाती है। वह उनसे झूठ बोलती है कि फॉक्स डर गया था। वह कहती है कि ओल्ड निक से मिलने के डर से फॉक्स भाग गया। बाकी फिंगर्स उसकी बात मान लेते हैं। इस तरह इंक एक बार फिर स्पाइक को बचा लेती है और गैंग को सच्चाई का पता नहीं चलता। केल्सन आने वाले खतरे को समझ चुका होता है। वह सैमसन को बहुत ज्यादा मात्रा में दवा दे देता है ताकि वह शांत रहे। दवा के असर में सैमसन वहां से दूर चला जाता है। वह पास खड़ी एक छोड़ी हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर जाते ही उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जैसे वह फिर से छोटा बच्चा बन गया हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ट्रेन गार्ड उससे टिकट मांग रहा है। सैमसन धीरे से जवाब देता है, मेरे पास टिकट नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और होती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के संक्रमित उस पर टूट पड़ते हैं। हमला होते ही सैमसन की तंद्रा टूट जाती है। उसकी शांत अवस्था खत्म हो जाती है। वह फिर से अपने जंगली और हिंसक रूप में लौट आता है। अब वह बचाव के लिए उन संक्रमितों को बेरहमी से फाड़ देता है। एक पल की मासूम याद खत्म हो जाती है और उसकी जगह फिर वही खतरनाक सैमसन लौट आता है। फिंगर्स गैंग आखिरकार बोन टेम्पल पहुंच जाती है। डॉ केल्सन पहले से तैयार होता है। वह आग की लपटों, अजीब रोशनी और नशे वाली दवाओं का इस्तेमाल करके एक बड़ा नाटकीय प्रदर्शन करता है। पीछे तेज आवाज में आयरन मेडन का गाना बज रहा होता है। पूरा माहौल ऐसा बन जाता है जैसे सच में कोई शैतानी अनुष्ठान चल रहा हो। फिंगर्स यह सब देखकर पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें यकीन होने लगता है कि केल्सन ही शैतान है। केल्सन इस मौके का फायदा उठाता है। वह आदेश देता है कि वे सर जिमी की बात माने और शैतान के नाम पर बलि देना जारी रखें। लेकिन जाने से पहले उसकी नजर स्पाइक पर पड़ती है। वह उसे पहचान लेता है। उसे अपने लिए खतरा महसूस होता है, इसलिए वह एक और आदेश देता है, सर जिमी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। जिमी इंक आदेश मानने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सर जिमी अचानक केल्सन के पेट में चाकू घोंप देता है। केल्सन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाकी फिंगर्स इंक से कहते हैं कि वह सर जिमी का साथ दे, लेकिन इंक अब सब समझ चुकी होती है। वह एक एक करके बाकी सभी फिंगर्स को मार डालती है। आखिर में वह सर जिमी को भी काबू में कर लेती है। स्पाइक कुछ देर तक घायल केल्सन के पास रुकता है, फिर इंक उसे वहां से ले जाती है। चलते समय वह स्पाइक को सच बताती है। उसका असली नाम जिमी इंक नहीं बल्कि केली है। दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। उधर सैमसन वापस आता है, सूली पर उल्टा लटका हुआ। नशे में डूबा सर जिमी सैमसन को देखता है। उसे भ्रम होता है कि वही असली शैतान है। सैमसन केल्सन की लाश को उठाकर ले जाता है और कुछ ही देर में आसपास के संक्रमित सर जिमी पर टूट पड़ते हैं। वे उसे खत्म कर देते हैं। इस तरह सर जिमी का अंत उसी पागलपन और हिंसा में होता है जिसे उसने खुद जन्म दिया था। उसी इलाके में कहीं और एक और सच्चाई सामने आती है। जिम, जो लंदन में फैले संक्रमण से बचा हुआ एक पुराना सर्वाइवर है, अब भी जिंदा है। वह अपने छोटे से कॉटेज में अपनी किशोर बेटी सैम के साथ रह रहा है।
पिता और बेटी शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। संक्रमित लोगों की चीखें और भागदौड़ की आवाज पास आती जा रही होती है। वे सतर्क हो जाते हैं। दूर से उन्हें दो लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, स्पाइक और केली। उनके पीछे संक्रमित दौड़ रहे होते हैं। जिम तुरंत हालात समझ जाता है। वह और सैम हथियार उठाते हैं। बिना देर किए दोनों घर से बाहर निकलते हैं। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन दोनों अजनबियों की जान बचाने के लिए भी लड़ने जा रहे हैं।